Hello my dear students, once again welcoming you all to the MK Jain classes। और बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारे इफ्स बट्स और काफ़ी सारी फाउंडेशन, मतलब एक तरह का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बिल्डअप कर लिया था। सिर्फ हम लोगों का क्या बचता है, बचता क्या है, मुझे सिर्फ तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बेटा हमारा अभी मेन प्रोसेस का प्रोसेस पूरा पड़ा हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से रिलेटेड सारा का सारा जो फाउंडेशन विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, उस फाउंडेशन को हमने एक तरह से अभी ले किया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, अगेन द मशीनरी एंड द टूल्स, और यू कैन से दैट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या क्या मटेरियल चाहिए बेटा, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, आरएनए। कहाँ पे है ये इंफॉर्मेशन, क्यों बना रहे हैं, जैसे आरएनए क्यों बना रहे हैं, मैम प्रोटीन बनाना है इसलिए। तो प्रोटीन, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन बन जाएंगे। प्रोटीन पहली बात तो डीएनए की इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट नहीं बनेंगे। दूसरा, प्रोटीन कहाँ बनते हैं, इन दी साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ पड़ा हुआ है, इन दी न्यूक्लियस। तो इस कमांड को जो न्यूक्लियस के पास है, वो इंफॉर्मेशन जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बैठा है उसके पास है, उसको पहले साइटोप्लाज्म तक ले जाना पड़ेगा। तो डीएनए तो साइटोप्लाज्म में जाने से रहा, क्योंकि उसका घर तो कहाँ है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, हम कहेंगे ना न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन है, डीएनए। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो उस इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म तक कैसे पहुंचाया जाए कि भैया ये वाले प्रोटीन चाहिए, बनाने शुरू करो। तो वो इन्फॉर्मेशन, कौन से प्रोटीन चाहिए, डीएनए के पास है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में है। और प्रोटीन कहाँ बनेंगे, इन दी साइटोप्लाज्म। तो हो गई प्रॉब्लम। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन की एक ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, और वो बनेगी न्यूक्लियस में, लेकिन लेटर ऑन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बोल रही हूँ, न्यूक्लियस के अंदर बनेगी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस में जब एमआरएनए बन जाएगा फिर वो न्यूक्लियर पोर से लीक होके कहाँ पे पहुँच जाएगा, टू दी साइटोप्लाज्म। तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे भेज रहा है, साइटोप्लाज्म में, थ्रू मैसेंजर आरएनए। ओके, चलिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दी ट्रांसक्रिप्शन। क्या क्या मटेरियल बेटा चाहिए, सबसे पहले अ डीएनए टेम्पलेट। क्यों भाई, सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास ही है। वो डीएनए की जिस स्ट्रैंड को की इंफॉर्मेशन हम एक तरह से जिसको पढ़ के हम इंफॉर्मेशन कॉपी करके लेके जाएंगे, वो क्या होती है, टेम्पलेट। ये हम ऑलरेडी जहाँ पे हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा था वहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर भी हमने पढ़ लिया था, विद रिस्पेक्ट टू दी क्या, स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग स्ट्रैंड से हम लोग सारे रेफरेंसेस लेते हैं, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चीज़, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा यहाँ पे, और किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, ऑल थ्री टाइप ऑफ, थ्री नहीं फोर, ऑल फोर टाइप्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट्स। वहां पे क्या यूज किए थे बेटा, रेप्लिकेशन के टाइम पे हमने क्या यूज किया था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, टीटीपी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी। तो अब क्या होंगे, क्योंकि हमें राइबोसोम कह रही, सो सॉरी, आरएनए बनाना है हमें, तो आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, राइबोज। तो डीऑक्सी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन, कहाँ से आ गए मैम ये कहाँ से आएंगे बेटा, ये सारे के सारे इन दी फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट। मैंने बताया था सेलुलर पूल के अंदर पड़े होते हैं। अब सेलुलर पूल में क्या होगा, फॉस्फोरिलेज एंजाइम H3PO4 की प्रेजेंस में इनको एक्टिवेट कर देगा। जो स्टेप मैंने एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए में कराया था ना, डिट्टो वही यहाँ पे होगा। तो ये क्या थे, सभी के सभी किस फॉर्म में पड़े थे, राइबोन्यूक्लियोसाइड, किस फॉर्म में पड़े हुए थे, राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। कहाँ पड़े हुए थे, इन दी सेलुलर पूल, इसके साथ आके अटैच हुआ H3PO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोरिलेज। क्या हो गया, ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं ये किस में चेंज हो गए, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स में चेंज हो गए। तो ये क्या थे, मोनोफॉस्फेट। तो इसको मोनोफॉस्फेट्स किस में चेंज हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो मैंने ट्राइफॉस्फेट लिखा है। तो वो
राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कैसे बनेंगे? मोनोफॉस्फेट की जब फॉस्फोरिलेशन होगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। ये जैसे डीएनए में किया था सेम यहाँ पे होगा। और ये कहाँ पे अवेलेबल होती हैं? इन दी सेलुलर पूल। पड़े हुए सेलुलर पूल के अंदर यूज किए जा सकते हैं। थर्ड थिंग, टेम्पलेट भी है। उस टेम्पलेट के बेस पेयर के हिसाब से जुड़ने वाले हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है? इनको जोड़ेगा कौन आपस में? क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से जुड़ेगी ना, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। वो करवाएगा कौन? पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होता है? पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ कौन सा पॉलीमरेज लगेगा? क्योंकि आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज। तो कौन सा एंजाइम होगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अभी इसके बारे में भी कुछ कहानी है, अभी आपको बताएंगे। उसके अलावा हमें क्या चाहिए बेटा? कुछ मेटल आयंस। मेटल आयंस लाइक मैग्नीशियम, लाइक मैंगनीज एज को फैक्टर्स, जो एंजाइम्स को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे। बस ये हमें चीज़ें चाहिए, ये मटेरियल चाहिए। डीएनए टेम्पलेट ऑलरेडी है। ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन दी सेलुलर पूल। सेलुलर पूल में अवेलेबल है। ठीक है, ये ऑलरेडी जिसके पास इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। मेटल आयंस अवेलेबल है सेलुलर पूल में। तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हमें थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और वो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में क्यों? क्योंकि बेटा आरएनए पॉलीमरेज को अगर मैं बताऊं, क्योंकि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना बेटा, ये एक ही होता है। ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज अवेलेबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। क्योंकि देखो, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी ना बेटा, कि आरएनए कितने टाइप का होता है। आरएनए जो नॉन जेनेटिक आरएनए, क्योंकि हम जो अभी ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है। डीएनए के पास प्रोटीन की सारी इन्फॉर्मेशन है ना, जिसको हम कॉपी करके एमआरएनए बना रहे हैं। तो आरएनए कितने टाइप का होता है? टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो डीएनए से ही बनते हैं ये तीनों टाइप के आरएनए। तो तीनों टाइप के आरएनए, क्योंकि हम डायरेक्टली अभी एमआरएनए नहीं बना रहे हैं, अभी डायरेक्टली बनेगा आरएनए। आरएनए को फिर फर्दर हम मॉडिफाई करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे वो टीआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा या आरआरएनए बनेगा। गॉट इट? तो जो ये पॉलीमरेज है, यहाँ पे तीनों टाइप के आरएनए बनाने के लिए प्रोकैरियोट्स के पास बेटा एक ही टाइप का पॉलीमरेज होता है। अरे किधर गया? तो all three types of RNAs, कौन से हैं वो ऑल थ्री टाइप? आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। किससे बन जाएंगे? ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री टाइप ऑफ आरएनएज। क्या है बेटा? तीनों टाइप के आरएनए बनाने के लिए एक ही टाइप का पॉलीमरेज काम करेगा। मतलब एक ही पॉलीमरेज से आरएनए बन गया, फिर उस आरएनए की फोल्डिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें भी जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ाऊंगी ना, वहाँ पे पढ़ेंगे। अब इधर आ जाइए बेटा, इफ आई टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और कौन सी है वो थ्री टाइप? दो थ्री टाइप्स आर बेटा आरएनए पोल 1, एक है हमारे पास आरएनए पोल 2, और थर्ड टाइप है बेटा हमारे पास, दैट इज आरएनए पोल 3। तीन टाइप के पॉलीमरेज मिलते हैं हमें यूकैरियोट्स के अंदर। अब यूकैरियोट में तीन तरह के क्यों? क्योंकि जो तीन टाइप के आरएनए है ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमरेज बनाएगा। जैसे आरएनए पोल 1 वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा बेटा राइबोसोमल आरएनए।
इसका मीनिंग समझते हैं, इसका नेम सबको पता है, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए का अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो आप देखेंगे ये दो तरह की सब यूनिट का बना होता है यूकैरियोट्स में। एक लार्जर सब यूनिट 60S, एक स्मॉलर सब यूनिट 40S। 60S सब यूनिट इज फर्दर मेड अप ऑफ 28S, 18S, 5.8S एंड 5S। और जो छोटे वाली सब यूनिट है इट इज मेड अप ऑफ ओनली 18S RRNA। तो ये सब यूनिट्स और ये सब अभी इस ढोल में मत पढ़ो, अभी आपको स्ट्रक्चर में समझा दिया जाएगा, मैं सिर्फ अभी लिख रही हूँ, इसको दोबारा करवाऊंगी जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो RNA पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा, RRNA। RNA पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा mRNA। और अगर DNA से बनाना है tRNA, तो tRNA बनाने का काम किसका होगा, RNA पॉलीमरेज 3। तो 3 पॉलीमरेज है, तीनों पॉलीमरेज अलग अलग टाइप का RNA बनाएंगे। अब RRNA के कौन कौन सी सब यूनिट बनेगी, देखो यहाँ पे बेटा सिर्फ 28S RRNA बनेगा, 18S RRNA बनेगा, 5.8S RRNA। सिर्फ आप अभी लिख लो, अगर नहीं भी समझ में आ रहा डू नॉट वरी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये सब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा जब मैं स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी सारी टाइप के आरएनएस के। अब ये एमआरएनए का मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। क्योंकि डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, पहले क्या बनता है, पहले बनता है बेटा हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और यहाँ पे टीआरएनए बनाएगा ना, आरएनए पोल 3 बनाएगा टीआरएनए। लेकिन ये टीआरएनए बनाने के साथ साथ यहाँ पे ना एक सब यूनिट अभी बचता है, एक बचता है, वो क्या बचता है, 5S RRNA। तो राइबोसोमल आरएनए का अभी एक छोटा सा पार्ट बचता है, तो पोल 3 उसको भी बनाएगा। वैसे तो टीआरएनए बनाता है, पर यहाँ पे जो छूट गया उसको भी ये बनाएगा 5S RRNA को। और उसके अलावा ये क्या बनाएगा, SNRNA। SNRNA बता दिया था ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। किस चीज़ में रोल है इसका, स्प्लाइसिंग में। आज ही आपको समझाया जाएगा, आप समझ लेंगे, अभी आने वाला है ये। और उसके अलावा SCRNA। SCRNA क्या होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ठीक है, इन सब के फंक्शंस अभी आ जाएंगे वन बाय वन। तो हमारे पास यूकैरियोट के केस में वी हैव 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन प्रोकैरियोट में ये तीनों के तीनों टाइप के जो आरएनएज हैं वो एक ही एंजाइम बना देता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। और वैसे भी हमें बेटा जो पढ़ना है हमें, अच्छा टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये नहीं चाहिए। ओ कहाँ आ गई हम, थोड़ा सा सीक्वेंस, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू दी प्रोकैरियोट्स। हम किस में पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, प्रोकैरियोट। और पता है कौन सा प्रोकैरियोट, ई कोलाई। मैम वाई नॉट यूकैरियोट, बेटा यूकैरियोट में थोड़ा सा क्या होता है, हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात, प्रोकैरियोट में ये सारे के सारे मैकेनिज्म वेल नोन है, यूकैरियोट में अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आज तक हमें नहीं पता है। दूसरी चीज़ें, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस और कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है, जो आपके स्कोप के, आपके लेवल के थोड़ा सा बियॉन्ड है, वो कहाँ है, जिसे आरएनए पॉलीमरेज। अगर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूकैरियोट में इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, उसके बहुत सारे सब यूनिट होते हैं, वो पढ़ाने, वो याद रखने, कब एक इनिशिएशन फैक्टर लग रहा है, कौन कौन से टर्मिनेशन फैक्टर हैं, कौन कौन से इलोंगेशन फैक्टर है, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है चीज़ों की यूकैरियोट के कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम स्टेप वाइज प्रोसेस देखें ना, वो डिट्टो ऐसा ही है जैसा प्रोकैरियोट में होता है, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यूकैरियोट में भी वही होगा, उसी सीक्वेंस में होगा, सिर्फ जो चीज़ें हैं, जो एंजाइम है, वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वैसे भी हमारे कोर्स में सिर्फ हमें सिंपल चीज़ें पढ़नी है, लाइक प्रोकैरियोट के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है किसका, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और मैकेनिज्म जब हम स्टार्ट करेंगे तो अब हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्री हैंड है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक डीएनए टेम्पलेट है। वो डीएनए टेम्पलेट कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने समझाया था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो नहीं भूल गए, अगर भूल गए हो तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या था। दिस वॉज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, डीएनए का वो पार्ट, वो जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की।
वैसे तो सारे डीएनए के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन अगर बनाने हैं तो उन स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक साइट्स पे है ना डीएनए के पास, डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस में है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीन। लेकिन अगर वो कोड कर रहा है किस चीज़ के लिए, मैंने बताया था ना सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिर्फ वो वाला डीएनए का सीक्वेंस जो आगे प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, मतलब एमआरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन बनेगा, उस जीन को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन जिसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, और ये सारा का सारा मिलके क्या बना देता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत ज़रूरी होता है, और इस पर मैंने आपको बता दिए थे कहाँ पे कौन सी कोडिंग स्ट्रैंड होगी, कौन सी टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, वो सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन का, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ करनी है, और वो चीज़ हमें क्या करनी है, स्टेप वाइज हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा होगा, या जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा, दैट विल बी इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब इनिशिएशन कैसे होगी मैम, इनिशिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज इकलौता एंजाइम है हमारे पास जो अभी बहुत सारे काम करने वाला है। तो इनिशिएट अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन को करवाना है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पहले तो इतने बड़े डीएनए के अंदर वो जगह ढूंढेगा जिस सीक्वेंस को, डीएनए के जिस स्ट्रेच को हमें कॉपी करना है इन दी फॉर्म ऑफ एमआरएनए, मतलब कि वो जीन ढूंढना है डीएनए के ऊपर कि अच्छा ये वाले की ट्रांसक्रिप्शन करवानी है। तो आरएनए पॉलीमरेज उसको ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा, प्रोमोटर के पास कुछ सीक्वेंसेस मैंने आपको बताए थे, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, टाटा बॉक्स जिसको प्रिग्नो बॉक्स बोलते हैं, यूकैरियोट में शिनेडल गैरनो, अच्छा वो मैंने इतना हाई फाई आपको नहीं बताया था, वो छोड़ दीजिए आप। तो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं प्रोमोटर रीजन के पास, तो उनको आइडेंटिफाई करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या डायरेक्टली उनको आइडेंटिफाई कर लेता नहीं, यहाँ पे उसकी हेल्प करवाता है बेटा एक सिग्मा फैक्टर होता है जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है मैम, आप सीधा स्टार्ट करने पे आ गए। सबसे पहले एक चीज़ तो बताइए, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, डीएनए तो हमारा ट्विस्टेड पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमारे 3 एंजाइम थे, अनवाइंडेजेस, एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड गायरेजेस, जो स्ट्रैंड को खोलते थे, सीधा करते थे। उसके बाद ही काम शुरू होता है ना। तो डीएनए ट्विस्टेड पड़ा हुआ है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, तो डीएनए को खोलना भी तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इनिशिएशन जब प्रोसेस होती है तो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, हमारे पास एंजाइम आया डीएनए पॉलीमरेज। बस अब सिर्फ अपने कान खुले रखेंगे और सुनते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं है प्रोसेस में, हमने सारा इधर उधर का सब सराउंडिंग हमने पढ़ लिया है। तो आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा बेटा, सिग्मा फैक्टर के साथ। क्या है ये, दिस इज दी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी सिग्मा फैक्टर। सिग्मा यही होता है ना सिंबल सिग्मा का, तो सिग्मा फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। और इस पूरे की पूरी इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा, सिग्मा के साथ। सिग्मा क्या है, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं इसको, या हम क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएशन फैक्टर, इसका एक और नेम है। तो इनिशिएशन फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो गया तो टोटल हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स से अब क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, देखो यही कॉम्प्लेक्स जब ये बन गया है तो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करेगा, गाइड करेगा टू बाइंड विद द प्रोमोटर। तो ये क्या करेगा, ये क्या पॉसिबल करवाएगा, बाइंडिंग ऑफ आरएनए polymerase to promoter site। ये कॉम्प्लेक्स क्या हेल्प करेगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ जाके बाइंड होना है, भैया इतना बड़ा डीएनए हमारे पास पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा डीएनए का हमारे पास लेंथ है, उसमें कहाँ पे जाके आरएनए को अटैच होना है और अपना काम स्टार्ट करना है, वो जगह कौन सी है, ये है बेटा प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब समझना मेरी बात को,
आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ आके बाइंड होना है, अगर मैंने बताया था ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जब पढ़ा रही थी कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट करता है, जब वो आके बाइंड हो जाता है टू दी प्रमोटर रीजन। ये है प्रमोटर रीजन। कैसे बाइंड होगा, इसको कहाँ कैसे पता चलेगा, इसको पता नहीं चलता बेटा, सिग्मा फैक्टर इसको गाइड करता है कि आजा मेरा हाथ पकड़, और अब हम क्या ढूंढेंगे, टी ए टी ए टी ए टी ए वाले रिपीटेड सीक्वेंस, वो कहाँ होते हैं, प्रमोटर के पास। ठीक है, अगर आपको नहीं ये सीक्वेंस याद रहता, सिंपली लिखो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं प्रमोटर के पास, जो ये दोनों मिलके सिग्मा फैक्टर इसको हेल्प करता है ढूंढने की। मिल गए तो उसको कहेगा ये ले तेरी साइट आ गई भैया, अब तू यहाँ बैठ और मैं चला। तो उसने क्या किया, इस इनिशिएशन फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा दिया टू दी प्रोमोटर साइट। बाइंड हो गया, उसको पता चल गया मुझे कहाँ पे बैठ के काम स्टार्ट करना है कि डीएनए, इतने बड़ी डीएनए की चेन में, अब सपोज करो मेरे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, इस पे मेरे पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो ये हो गया, दिस इज प्रोमोटर 1 टर्मिनेटर 1, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेरे पास ये हो गया प्रोमोटर 2 टर्मिनेटर 2, एक मेरे पास ये हो गया प्रमोटर 3 टर्मिनेटर 3, मेरे पास 3 जीन प्रेजेंट हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या पता मुझे कौन से जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, इसकी, इसकी या इसकी। तो वो सभी चीज़ें कौन गाइड करता है, सिग्मा फैक्टर गाइड करेगा कि भैया किस पे जाके बाइंड होना है, इस पे होना है, इस पे होना है या इसके प्रमोटर पे, तीनों जीन में से या बहुत सारे जीन में से हमें कहाँ पे जाके बाइंड होना है, तो वो गाइडेंस कौन देगा, सिग्मा फैक्टर देगा। मिल गई, बाइंड हो गया जाके, चलो ठीक है हमारा काम हो गया, एक तो खत्म। अब बाइंड करने के बाद क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर तो सेपरेट हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा, तो पहला स्टेप था ये बन गया बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू दी प्रोमोटर साइट। अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट्स, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब इनिशिएशन में ही थर्ड स्टेप क्या होगा, अब आरएनए पॉलीमरेज को पता है मुझे क्या करना है, अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन पढ़ा है ना, मुझे इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, इसकी कॉपी कैसे करवानी है, यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास बेस पेयर्स, और इन बेस पेयर्स को कॉपी करके ना मुझे यहाँ पे क्या बनवानी है, आरएनए की चेन। अच्छा कौन सी स्ट्रैंड, मैंने कहा ना सिग्मा फैक्टर एक तो बाइंडिंग में काम करेगा, दूसरा किस चीज़ में हेल्प करेगा कि भैया दोनों में से कौन सी स्ट्रैंड को तुझे ट्रांसक्राइब करना है, तेरे वाली टेम्पलेट ये है कि ये होनी चाहिए, वो भी सिग्मा फैक्टर बताता है आरएनए पॉलीमरेज को। क्योंकि पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में कैटालिसिस करवाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो कौन से वाली इसकी टेम्पलेट होनी चाहिए जिसकी पोलैरिटी हो 3 to 5, ये हम ऑलरेडी जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ रहे थे वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो इस वाली स्ट्रैंड को मुझे कॉपी करना है, तो मेरा ये आरएनए मुझे बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए की अनवाइंडिंग करानी पड़ेगी, बेसिस को एक्सपोज कराना पड़ेगा। समझ गए, ये देखो वी हैव द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो, ये है हमारा इनिशिएशन बेटा। पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये बड़ा वाला बबल ऑरेंज कलर का, उसके साथ कौन अटैच हो गया, पिंक कलर का छोटा बबल, सिग्मा फैक्टर, दोनों जब अटैच हो गए तो कहाँ कहाँ पे आके जुड़ गया ये दोनों जब बाइंड हो गए तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, और वो कहाँ आके बाइंड हुआ, टू दी प्रमोटर, ये है प्रमोटर, यहाँ पे आके बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद सिग्मा डिसोसिएट कर जाएगा, इसको बता जाएगा भैया तू प्रमोटर पे बैठा और ये वाली जो स्ट्रैंड है, ये वाली टेम्पलेट है, काम शुरू करते। डिसोसिएट हो गया, होने के बाद अब क्या करेगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज को बेसिस की क्या करवानी है, बेसिस की कॉपी कर, मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ला के रखने हैं सामने। तो वो जब ला के सामने रखने हैं तो उस वक्त क्या होना चाहिए, डीएनए की स्ट्रैंड भी तो अनकोइल हो, वो भी तो बेस एक्सपोज भी तो होना, तो वो एक्सपोजर बेसिस का करवाने के लिए डीएनए की हेलिक्स को खोलना पड़ेगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के, ये देखो दो जो स्ट्रैंड है उनको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। अब ये डीएनए को अनवाइंड करना, अनजिप करना, ये वही तो एक तरह का, ये इस तरह का डीएनए था ना बेटा हमारे पास, उस डीएनए को क्या किया है, इधर से और ये आपको लेटा हुआ व्यू दिखा दिया, ये लो मैं थोड़ा सा खड़ा हुआ व्यू दिखा रही हूँ, ये लो इस तरह से ये डायग्राम इन्होंने ऐसे लगा दिया। तो डीएनए की लोकल क्या हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग होने से ये जो बेसिस हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं, जो बेस है ए, इसके सामने यू लग जाएगा, टी के सामने ए लग जाएगा, सी के सामने जी, वो सब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो ये नया आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये नया आरएनए बनने के लिए इसको खोलना भी तो पड़ेगा। अब यहाँ खोलने के लिए जैसे वहाँ पे हमारे पास कितने सारे एंजाइम थे बेटा,
हमारे पास थे अनवाइंडेजीज थे, हमारे पास गायरेजीज थे, हमारे पास एसएसबीपीज थे। तो यहाँ पे वो सारा का सारा काम कौन करवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज unwinds the DNA double helix and causes the exposure of bases for ट्रांसक्रिप्शन। हाँ जी, क्या काम किया? आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड हो गया प्रोमोटर पे, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो गया, उसका काम खत्म हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए की अनवाइंडिंग करा दी और क्या किया? बेसिस को एक्सपोज करवा दिया। किस चीज़ के लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है जी, अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके बैठ चुका है। अब उसको करना है काम शुरू। काम शुरू कराना है तो उस प्रोसेस को अब हम क्या बोलेंगे बेटा? इलोंगेशन ऑफ चेन। किस चीज़ की चेन? आरएनए की चेन। अब आरएनए पॉलीमरेज मेरा कहाँ पे पहुँच चुका है? यहाँ पे। और इससे क्या माइनस हो चुका है? सिग्मा फैक्टर। और ये क्या है मेरा? आरएनए पोल। 1 2 3 नहीं लिखूंगी क्योंकि प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज से माइनस मैंने करके लिख दिया, सिग्मा फैक्टर निकल चुका है। नाउ इसने क्या करवा दी? डीएनए को खोल दिया है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए बेस है ए, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है सी जी टी ए सी, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या होगा? ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगने वाला है? अब ये आरएनए पॉलीमरेज सेलुलर पूल में जाएगा, सेलुलर पूल से ये कॉल करेगा, आ जाओ भाई, ए है, ए के सामने क्या लगेगा? यूटीपी, जो हमने चार्ज करके रखी हुई है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, हमने एक्टिवेट करवा के रखी हुई है क्या? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये ऑलरेडी एक्टिवेशन का स्टेप मैंने नहीं कराया, अब यहाँ स्किप कर दिया। ये जो चार्ज्ड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये कितने टाइप की होंगी बताओ? कितनी होंगी? 4 होती है ना। एक होता है यूटीपी, क्योंकि आरएनए है तो टीटीपी नहीं होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल होगा तो यूटीपी। एक होगा सीटीपी, एक होगा जीटीपी, एक होगा एटीपी। तो भैया अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमें पता है, और 4 तरह की हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या लग जाएगा यहाँ पे आके बेटा? यू। टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, सी, ए, यू जी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बनना शुरू हो गया बेटा? आरएनए की चेन, इलोंगेशन। तो अब इस स्टेप में क्या होगा? इलोंगेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज keep on adding the ribonucleoside triphosphates according to the complementarity रूल। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल भी बोलते हैं ना, कि अगर आरएनए पॉलीमरेज को ए दिख रहा है उसके सामने यू, टी दिख रहा है उसके सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी। ठीक है। अब ये जो ट्राइफॉस्फेट्स थे, जब ये यहाँ अटैच हो रहे हैं तो अटैच होने के बाद ये आरटीपी किस में चेंज हो जाते हैं? आरएमपी में। क्योंकि मैंने बताया था ना एक्टिवेशन में डीएनए के टाइम पे ये जो 2 फॉस्फेट हैं हाई एनर्जी, जो टर्मिनल बॉन्ड है, ये टूटेंगे, इनसे एनर्जी रिलीज होगी, उससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह टूटते हैं। तो ये तो जाके जुड़ गए, लेकिन इस न्यूक्लियोसाइड, अब एक न्यूक्लियोसाइड आ गई, अब दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, न्यूक्लियोसाइड को भी तो आपस में जोड़ना है। ये किससे जुड़ती हैं? बाय मीन्स ऑफ, हमें पता है ऑलरेडी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज ये जो एडिशन करवा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये एडिशन कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन से बॉन्ड बन रहा है बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है बिटवीन 2
कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ ऊपर वाली के साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो तो अभी हमें चेन ये सेपरेट करते हुए चली जानी है। तो इस तरह से बेटा ये कैटालाइज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो पूरा स्ट्रक्चरल जीन यहाँ तक पहुँच गया। सपोज यहाँ पे ए है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री इसने बना दिया टी। यहाँ तक पहुँचते ही फिर ये कहाँ पे एंटर कर रहा है, इन दी टर्मिनेटर रीजन। अब क्या होगा टर्मिनेटर रीजन में, आ जाइए स्टेप नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। अब टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा, जैसे इनिशिएशन के लिए एक फैक्टर था ना सिग्मा फैक्टर, ऐसे ही टर्मिनेशन के लिए क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड ला के ऐड करवाता चला जा रहा था, आरएनए की चेन बनती चली जा रही थी। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। कौन सा बेस, मतलब कौन सी न्यूक्लियोटाइड लाके लगानी है, वो डीएनए की टेम्पलेट से उसको पता चल जाता था। टी है तो इसके सामने एटीपी, सी है तो इसके सामने जीटीपी, कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के अकॉर्डिंग चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। तो चेन लंबी हो गई। एंड में टर्मिनेशन कहाँ होती है, एट टर्मिनेटर साइट, यहाँ लिख देती हूँ एट टर्मिनेटर साइट। कहाँ है टर्मिनेटर साइट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखो, टर्मिनेटर साइट पे जाके क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इट बाइंड्स टू दी रो फैक्टर। क्या नेम है बेटा इसका, इसका नेम है रो फैक्टर, RH-O, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। सिग्मा था इनिशिएशन फैक्टर, ये है टर्मिनेशन फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेटर साइट पे मिलते हैं रो भाई साहब। अब ये रो फैक्टर के साथ जैसे ही ये अटैच होगा तो इसको समझ आ जाएगी कि भैया मेरा काम अब खत्म है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो टर्मिनेटर है एक तरह का, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, प्रोसेस विल स्टॉप। जो एडिशन चल रहा था बेस पेयर्स का, वो एडिशन जो है, ये जो न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर बोल रही हूँ बार बार, न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, टर्मिनेटर साइट पे आते ही कौन मिल जाएगा, रो फैक्टर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज की कैटालिटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, मतलब नो फर्दर इलोंगेशन ऑफ द आरएनए चेन। क्योंकि मैंने बताया था टर्मिनेटर रीजन के कोड्स, यहाँ पे जो कोडोन तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन उनकी कोडिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ के तो आरएनए पॉलीमरेज की कैटालिटिक एक्टिविटी ही रुक जाती है। तो आरएनए पॉलीमरेज अब कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करेगा, मतलब जितनी आरएनए की चेन बननी थी वो बन चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे होगा अब क्या क्या, ये जो फैक्टर बना है, एक तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, क्या करेगा, स्टॉप्स दी कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जिसकी वजह से देयर विल बी नो फर्दर एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, नहीं होगी फर्दर न्यूक्लियोटाइड ऐड। उसके अलावा क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ दी या सेपरेशन ऑफ आरएनए चेन फ्रॉम डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ये जो आरएनए का चेन बन रहा है डीएनए के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा था ना, जैसे ही रो फैक्टर आएगा, रो फैक्टर डीएनए और आरएनए का ये पूरा एक हाइब्रिड बन रहा है, इस हाइब्रिड से आरएनए की चेन को सेपरेट कर देगा। और क्या कर देगा, सबसे बड़ा काम जो मुझे बताना चाहिए था, आरएनए पॉलीमरेज को डिसोसिएट कर देगा फ्रॉम दिस टर्मिनेटर, फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कि भाई आरएनए पॉलीमरेज आप कहाँ पे चढ़े हुए चल रहे थे, इधर 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 इधर, यहाँ पहुँचते ही छोड़ दो आप इसको। तो वो क्या कर देता है, सेपरेशन करवा देता है, किसकी, या डिसोसिएशन करवा देता है आरएनए पॉलीमरेज की फ्रॉम दी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आप यहाँ पे लिख लेना, एक और काम करवाता है, सेपरेशन ऑफ, या मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज दी डिसोसिएशन ऑफ आरएनए polymerase enzyme from transcription unit।
कि भैया ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे जोड़ने का काम किसका था, सिग्मा। हाथ पकड़ के लाया, देख 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 यहाँ पे बैठ, यहाँ से काम स्टार्ट कर, मैं चला, इस वाली चेन को कैटेलाइज करना है, हो गई। फिर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर पे कौन बैठा हुआ था, रो फैक्टर। रो फैक्टर ने कहा अब आजा मेरा हाथ पकड़ ले, तेरा काम खत्म, चल तेरे को घर लेके चलता हूँ। तो वो अब इसको यहाँ से सेपरेट करके ले जाएगा और आरएनए की चेन हमारी बन चुकी है, और इसके साथ ही हमारा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुका है। वैसे तो बहुत कुछ है इसके साथ, अगर मैं पढ़ाने लगूँ ना, यहाँ पे भी कुछ वो भी होती है बेटा, यहाँ पे भी कुछ प्रोसेसिंग भी होती है, ये वो, मतलब एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग है, वो तो अभी पढ़ेंगे। पर यहाँ पे बस इतना ही आपकी बुक्स में है, इतना ही आपके स्कोप में है, तो इतनी ही डिटेलिंग आपको पढ़नी है। आई मीन टू से जस्ट दिस कि इनिशिएशन हो रही है। इनिशिएशन के लिए क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर, मतलब इनिशिएशन फैक्टर बाइंड हुआ और उसको लाके प्रमोटर के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, उसको जगह मिल गई कि मुझे कहाँ काम करना है, बस यहाँ अटैच करते ही सिग्मा डिसोसिएट हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज को पता है क्या करना है, मुझे डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलना है, खुल गए, बेस एक्सपोज हो गए, और इन बेस के कॉम्प्लीमेंट्री मुझे नई न्यूक्लियोटाइड ऐड करानी है। वो ऐड करा के एक चेन बननी शुरू हो गई, उस चेन को क्या बोलते हैं, आरएनए। तो वो चेन बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। फिर आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर साइट पे पहुंचेगा, यहाँ पे इसको एक और फैक्टर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, जो होगा रो। फिर आरएनए पॉलीमरेज का हाथ पकड़ लेगा, कहेगा बस यहीं तक आपको काम करना था, ड्यूटी खत्म, चलो घर चलते हैं। और क्या करवाएगा, ये जो डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बन रहा था, इसमें से आरएनए की चेन को सेपरेट कराने का काम कर देगा, और प्रोसेस को क्या करवा दिया, टर्मिनेट भी करवा दिया। ये देखिए, ये है हमारा बेटा डायग्राम किसका, एनसीईआरटी का। तो ये तो है जब ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जाके प्रमोटर पे लग गया, ठीक है जी, ये तो था इनिशिएशन। इलोंगेशन में क्या था, सिग्मा फैक्टर, देखो सिग्मा फैक्टर माइनस हो चुका है, सिग्मा फैक्टर क्या हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है, आरएनए माइनस कर दिया मैंने, सिग्मा ये सेपरेट हो गया है, सॉरी आरएनए तो इस चेन को लिखा, सिग्मा फैक्टर ये है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज में अभी तो अंदर बैठा हुआ है ना, अभी अंदर नहीं है, उससे सेपरेट हो गया, निकल के आ गया बाहर। और आरएनए पॉलीमरेज ने क्या शुरू कर दिया, डीएनए को खोला, उसकी हेलिक्स को खोला, और खोलने के बाद जो बेस एक्सपोज हुए उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या लगाने शुरू कर दिए, न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए का चेन बनना शुरू हो गया, बनते 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 बनाता रहा, खोलता रहा, बनाता रहा, हेलिक्स को अनवाइंड करता रहा, बेस एक्सपोज करता रहा, एंड कीप ऑन एडिंग दी न्यू बेसिस, नए ऐड होते रहे, कब तक, जब तक कि वो आके कहाँ नहीं बाइंड हो गया, टू दी टर्मिनेटर। यहाँ पे क्या था, देखो इसको लिखा हुआ ना टर्मिनेटर, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने बना दिया। टर्मिनेटर पे आके क्या हुआ, ये जो ऑरेंज कलर का बबल था जिसको हमने आरएनए पॉलीमरेज कहा था, वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, विद दी रो फैक्टर। रो फैक्टर के साथ बाइंड होते ही प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, और ये जो आरएनए का चेन बना है ये हो गया सेपरेट। हमारी क्या हो गई, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म। लेकिन हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो आरएनए बना है ना, प्रोकैरियोट में तो ओके है, फाइनल आरएनए है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया, यही आरएनए हमें चाहिए था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला फाइनल आरएनए है, जिसको हम क्या बोलेंगे, थोड़ी सी, हाँ बस ये क्या बन गया हमारा फाइनल एमआरएनए। लेकिन अगर केस है यूकैरियोट्स का, अब यूकैरियोट में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, यूकैरियोट के पास होते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है, बताया था ना, डीएनए के पास ही कुछ अनवांटेड नॉन कोडिंग रीजन्स थे जिनको हमने कहा था इंटरॉन्स, और बीच बीच में क्या थे, एक्सोन इंटरॉन, एक्सोन इंटरॉन, मतलब कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन मिक्स हुए पड़े हुए थे। तो जब डीएनए की कॉपी बनी तो उस कॉपी में भी वो नॉन कोडिंग रीजन आ गए कोडिंग के साथ, जिनको हम इंटरॉन्स बोलते हैं। तो वो अब हमारा फाइनल एमआरएनए यूकैरियोट में अगर इस प्रोसेस से बन रहा है तो वो फाइनल एमआरएनए नहीं बनेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, उसमें जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं जिनको इंटरॉन्स बोलते हैं, दोज हैज़ टू बी रिमूव्ड, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, स्प्लाइसिंग। तो अब हम वो करेंगे बेटा, प्रोसेसिंग करेंगे अब हम किसकी, आरएनए की। तो कैसे करनी है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग सिर्फ आरएनए की होती है बेटा, कहाँ पे, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ओनली, इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में तो मैंने कहा ना डीएनए सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है। अब प्रोकैरियोट में अगर देखूं बेटा, दिस वाज दी डीएनए, ये था डीएनए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्या था ये, दिस वाज दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर क्या क्या थे, कहीं कहीं पे क्या थे, नॉन कोडिंग रीजन्स थे। तो ये क्या, अच्छा इसको ना वैसे मैं सिंगल स्ट्रैंडेड ही बना देती हूँ अभी, क्योंकि हमने एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही कॉपी किया है ना, तो एक ही स्ट्रैंड बना देती हूँ मैं फॉर कन्वीनियंस। ये लो, ये है मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड,
टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या पोलैरिटी थी बेटा इसकी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्या था? क्या पूरे के पूरे रीजन के पास इंफॉर्मेशन थी फॉर दी प्रोटीन? नहीं, कुछ रीजन्स बीच में कैसे थे, ये लो वाइट कलर के, जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी प्रोटीन के लिए, और उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेटा नॉन कोडिंग रीजन्स, है ना। इतना बड़ा बड़ा यहाँ नहीं लिखते, इसको ऊपर लिख लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग रीजन्स। और नॉन कोडिंग रीजन्स का एक और नेम मैंने बताया था ना टेक्निकल, इनको हम बोलते हैं इंटरॉन्स। और ये जो येलो वाले हैं, येलो वाले क्या हैं? दीज आर दी कोडिंग रीजन्स, मतलब जिनके पास एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स की, और इनको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग रीजन्स को हम बोलते हैं बेटा एक्सॉन। तो ये था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की टेम्पलेट। जब इसकी हुई ट्रांसक्रिप्शन, हमने क्या करवाई? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से हम क्या करवाते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोड करवा के, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ के कोडिंग स्ट्रैंड वाली इंफॉर्मेशन प्रोटीन की हमारे पास आ गई। ये लो, ये बन गया मेरे पास आरएनए। लेकिन इस आरएनए को मैं कौन सा आरएनए बोलूँगी? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए में जो नॉन कोडिंग रीजन्स थे वो एज इट इज़ यूं का यूं डीएनए जो है कॉपी हो गया है, उसी से तो आरएनए बना है। तो उस आरएनए के पास भी क्या प्रेजेंट है बेटा? कोडिंग रीजन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, इंट्रॉन्स भी हैं। एक्सॉन्स भी हैं, इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। तो ये जो इंट्रॉन्स है ना, ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आरएनए में से जो आरएनए बन के आया उसमें तो ये इंट्रॉन्स हैं, इसीलिए मैं इसको फाइनल आरएनए नहीं बोलूँगी। इसको कौन सा आरएनए बोलते हैं? दिस इज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, या इसका एक और नेम है बेटा, इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एक तरह का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आया है, ये फाइनल नहीं आया है हमारे पास। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? जो नॉन कोडिंग एरियाज हैं, जो नॉन रिक्वायर्ड है, मीन्स जो इंटरॉन्स हैं, दोज हैज़ टू बी रिमूव्ड। तो हमें क्या करवानी पड़ेगी? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होती है बेटा? इट इज़ द रिमूवल ऑफ इंटरॉन्स, करवा दी, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में कौन हेल्प करते हैं? स्प्लाइसिंग के लिए क्या चाहिए? स्प्लाइसिंग के लिए हमें चाहिए स्नर्प्स। स्नर्प्स क्या होते हैं? बताऊं क्या होते हैं? स्नर्प्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, SNRNA जो मैंने लिखवाए थे, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस सम प्रोटीन्स। अभी SNRNA क्या है? आरएनए खुद एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द राइबोजाइम। जहाँ मैंने आपको प्रूफ दिया था ना कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उस प्रूफ में मैं इस चीज़ की बात कर रही थी उस वक्त, कि स्प्लाइसिंग में भी आरएनए खुद एंजाइम की तरह एक्ट करता है अलोंग विद सम प्रोटीन्स। तो ये करवाता है उस प्रोसेस को कि इन इंट्रॉन्स की क्या करवाता है? लूप्स बनवा देता है। कैसे? ये देखो, ये है मेरे पास, अरे अरे, ये है मेरे पास येलो कलर की बेटा सारी बची मेरे पास एक्सॉन्स, और ये जो इंट्रॉन्स थी ना, इनके बन गए ऐसे लूप। एक्सॉन कितनी थी? 4, E1, E2, E3 एंड E4, और ये क्या बचा है? I1, I2, I3, ये थी इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग हो गई। स्प्लाइसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा? एक एक्सॉन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमारे पास सिर्फ क्या मिली हमें? सिर्फ कोडिंग रीजन्स। लेकिन जब इंटरॉन्स निकाली तो भैया ये तो कट गए, क्योंकि इंट्रॉन्स में जब स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग ये स्नर्प्स जो है, ये एक तरह की कैंची है जो इधर से कट लगाया, इधर से काट लिया, इसको इधर से कट, इधर से कट, इस फ्रैक्शन को निकाल लिया इसको, तो उससे ये एक्सोन भी तो क्या हो गए? अलग अलग एक्सोन में बट गया है ना। अब इन एक्सोन को जोड़ेंगे तब मेरे पास फाइनल आरएनए आएगा, और इनको जोड़ने का काम किसका होता है बेटा? गायरेजेस, लाइगेजेस। यहाँ पे कौन से एंजाइम एक्ट करेंगे बेटा? लाइगेजेस। और लाइगेजेस क्या करेंगे? इन तीनों एक्सोन्स को जोड़ देंगे। जुड़ने के बाद, और पोलैरिटी क्या थी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो अब मेरे पास mRNA आया ना बेटा, दिस इज माय फाइनल mRNA। ये बना है मेरे पास क्या? फाइनल mRNA। तो मुझे क्या करवानी पड़ी? स्प्लाइसिंग करवानी पड़ी। लेकिन क्या अब इस mRNA को मैंने क्यों बनाया था? कि प्रोटीन बनने के लिए इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लियस के पास, डीएनए के पास, और डीएनए कहाँ बैठा है? न्यूक्लियस में। और प्रोटीन कहाँ बनेंगे? साइटोप्लाज्म में।
तो डीएनए ने क्या किया, अपनी इन्फॉर्मेशन की एक कॉपी बना ली, एक ट्रांसक्रिप्ट बना लिया, मतलब एमआरएनए बना लिया, इसको भेज देगा टू दी साइटोप्लाज्म कि जाओ मैंने अपनी कमांड तुम्हें दे दी है, मतलब तुम्हें बता दिया कैसे कैसे प्रोटीन बनेंगे। तो ये उस इन्फॉर्मेशन को लेके एमआरएनए कहाँ चल पड़ा, अब साइटोप्लाज्म की तरफ। लेकिन अब क्या होने वाला है, जैसे ही ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा ना बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं न्यूक्लियस एंजाइम, वो न्यूक्लियस एंजाइम इसको खा जाएंगे। क्या करेंगे, 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड से ना इसको टर्मिनल कट करना शुरू हो जाएंगे। एक्सोन्यूक्लियसिस बहुत सारे पड़े होते हैं। न्यूक्लियसिस क्या करते हैं, टर्मिनल एंड, समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो बेस पेयर होगा यहाँ होगा, सपोज यहाँ है ए, यहाँ है यू सी जी, ए खा गया, फिर यू खा गया, फिर सी खा गया, जी खा गया, एक एक को एक एक को एक एक को टर्मिनल या इधर से डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। एमआरएनए तो खत्म हो जाएगा जब तक प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एमआरएनए बना है ना, हम इसको अभी क्या बोलते हैं, दिस इज इमेच्योर आरएनए। अब इस इमेच्योर एमआरएनए को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैच्योर बनाएंगे, इसको थोड़ी पट्टी पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये देखो। अभी क्या करेंगे, ये जो एमआरएनए हमारे पास बना है, ये है 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड, इसको हम बनाएंगे मैच्योर। मैच्योर एमआरएनए कैसे बनाएंगे, इसके साइड्स वाले एंड का ही डर है ना, यहाँ से एक्सोन्यूक्लियस इनको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंड को सील कर देते हैं। कैसे करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा कैपिंग। कैपिंग, कैपिंग कैसे होती है, कैपिंग इज द एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट at 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे हम क्या कर देंगे, कैपिंग करवा देंगे। कैपिंग कैसे, ये है एमआरएनए, यहाँ पे हमने क्या लगा देना है, यहाँ पे हमने एक कैप, 5 प्राइम एंड यही है ना, दिस इज दी 5 प्राइम एंड, दिस इज दी 3 प्राइम एंड। कैपिंग, हमने कैप पहना देनी। कैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, गुआनिन, गुआनोसिन लगा देंगे, जिसके पास क्या है, 3 फॉस्फेट हैं, और ये गुआनिन कैसा है, मिथाइलेटेड है। तो ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, बस। अब ये कैप है, किसने ओढ़ ली ना, अब इसको एक्सोन्यूक्लियस खा नहीं सकता, वो इस बाप से डरता है अपने से, किससे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, वो नहीं आएगा आसपास। ये एंड सील हो गया। इस प्रोसेस को हम, इस स्टेप को बोलते हैं कैपिंग। अब दूसरा हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे खतरा बचा हुआ 3 प्राइम एंड पे, यहाँ पे हम क्या करवा देंगे बेटा, टेलिंग। और टेलिंग क्या होती है, टेलिंग का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ पोली ए टेल एट 3 प्राइम एंड। टेलिंग का मतलब क्या है, हम बहुत सारी ये देखो, ये तो था मेरे पास एमआरएनए, ये तो हो गई कैपिंग। कैपिंग के बाद अब मुझे क्या करानी है, इसकी टेलिंग। ये था मेरा एमआरएनए, यहाँ पे आके बैठ गया कौन, यहाँ पे बिठा दिया हमने गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो था मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो व्हाइट कलर का मैंने लगाया है, किस एंड पे, 5 प्राइम पे। अब 3 प्राइम एंड पे मैं क्या करवाने वाली हूँ, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, ए एडिनोसिन 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 एडिनोसिन, ऐसे बहुत सारे एडिनोसिन में ऐड कर, अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 एडिनोसिन बेस पेयर में यहाँ कॉन्टिन्यूसली लगा दूंगी। कहाँ पे, 3 प्राइम एंड क्या है, इसकी टेल है, टेल रीजन पे मैंने एडेनिन 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 बहुत सारे लगा दिए। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एडिनाइलेशन। क्या करवा दी मैंने, 3 प्राइम एंड पे क्या करवा दी, टेलिंग। टेलिंग का मतलब क्या है, मैंने एडिनाइलेशन करवा दी। तो 3 जो टेल थी, ये भी क्या हो गई, सिक्योर हो गई मेरी। अब टेल को भी नहीं पहचान पाएगा एक्सोन्यूक्लियस, वो कहाँ से इसको डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि एडेनिन 200-300 लगा दिए, एक को खाएगा, 2 3 4 5 6 10 100 50 40 तक आते वो धप, कि कुछ नया तो मिल नहीं रहा, बोर हो गया, मैं एक जैसा खाना खा सकता, मैं चला। समझ में आ गया। तो इसका ये एंड भी और ये एंड भी, दोनों एंड सिक्योर हो गए। ये एमआरएनए अब हमारा फाइनल एमआरएनए है, इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल मैच्योर एमआरएनए। और क्या काम है इसका, इट इज, अब ये क्या करेगा, लीक्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस की जब मेम्ब्रेन बनाते हो, न्यूक्लियर पोर बनाते हो ना, न्यूक्लियर पोर में से लीक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में बना था, तो न्यूक्लियर पोर से
लीक हुआ और कहाँ कर जाएगा, एंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स, कि भैया इन्फॉर्मेशन आ गई है, mRNA ले आया है, चलो चलो फटाफट से प्रोटीन बनाना करते हैं शुरू। लेकिन ये वाली प्रोसेसिंग जो है बेटा प्रोकैरियोट्स में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस प्रोसेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोकैरियोट्स। ना तो वो स्प्लाइसिंग वाला काम होता है क्योंकि वहाँ स्प्लिट जीन होते ही नहीं, उसके अलावा ये कैपिंग टेलिंग भी नहीं करनी पड़ती प्रोकैरियोट में। क्यों? क्योंकि इन प्रोकैरियोट्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन as well as translation are coupled। coupled का मतलब समझ रहे हो, जैसे ही आरएनए बेटा बनेगा, जैसे ही आरएनए बना, आरएनए कहाँ बन रहा है प्रोकैरियोट्स में, पता है ना कहाँ पे बनेगा आरएनए, इन दी साइटोप्लाज्म। एक चीज ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो होता नहीं प्रोकैरियोट्स के पास, तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही बनता है, अब मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, इन प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ही क्या होने हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। तो जैसे ही आरएनए बना, अब आरएनए बनेगा, पूरी चेन बनेगी, निकलेगी, सेपरेट होगी, तभी तो एक्सोन्यूक्लियस उसके ऊपर एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जरा सा आरएनए बना, उसी के ऊपर आके क्या होगा, राइबोसोम्स जो हैं लगने शुरू हो जाएंगे, फिर जरा सा और बना, उसके ऊपर जाए, मतलब जैसे ही थोड़ी सी आरएनए बना, उसी आरएनए के ऊपर साथ के साथ प्रोटीन सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी। तो आरएनए एक्सपोज्ड रहेगा नहीं, इतना सा बना उस पे लग गए, और बड़ा हो गया, और यहाँ पे राइबोसोम, मतलब जितना जितना आरएनए बन रहा है उतने उतने की साथ ट्रांसलेशन भी शुरू हो गई। तो आरएनए नेकेड बचा ही नहीं, एक्सपोज्ड बचा ही नहीं एक्सोन्यूक्लियस के लिए, क्योंकि इसको इसके साथ कौन आके अटैच हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, आके इनके साथ अटैच हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गया। तो प्रोटीन एक बार बन गए, उसके बाद आरएनए का जो मर्जी होता रहे, हमें क्या लेना देना है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, ये कैपिंग टेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस कपल्ड है। कपल्ड का मतलब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या शुरू हो गया, उतने ही आरएनए के ऊपर ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया। तो नो नीड ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, नो नीड ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एज वेल एज नो स्प्लाइसिंग रिक्वायर्ड इन प्रोकैरियोट्स, क्यों नहीं चाहिए स्प्लाइसिंग, भाई उनके पास होता ही नहीं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोकैरियोट के पास, पहले ही बहुत पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये थोड़ा सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल का हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ बेटा, ये देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, ये किसके केस में दिया हुआ है, इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट में ये जो आरएनए बन के आया है, ये जो आरएनए, इस आरएनए के अंदर आपको दिख रहे हैं इंट्रोन, एक्सोन, देखो बुक वाले खुद भी लिख रहे हैं इंट्रोन, ऑरेंज वाले, येलो वाले एक्सोन। तो क्या करना पड़ेगा, इंट्रॉन्स क्या है, नॉन रिक्वायर्ड रीजन, इनके पास प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये आरएनए नहीं है, ये एमआरएनए नहीं है, ये है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। अभी इसके पास इंट्रोन है, मैं इसको एमआरएनए कैसे बोल दूं, तो इन इंट्रोन्स को हम आरएनए स्प्लाइसिंग से, ये देखो लूप्स बनी और इनको हमने निकाल दिया, निकालने के बाद मेरे पास ये आ गया आरएनए। और इस आरएनए की हमने क्या की, इस आरएनए के 5 प्राइम एंड पे हमने क्या लगाया, ये देखो ये है 5 प्राइम एंड, इस पे क्या लगाया, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गई कैपिंग। और इधर 3 प्राइम एंड पे मैंने क्या लगाई, पॉली ए टेल। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, दिस इज द फाइनल मैसेंजर आरएनए रेडी टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर फर्दर ट्रांसलेशन टू टेक प्लेस। समझ में आ गया बेटा। तो इस सारी की सारी प्रोसेस को, इस पूरे लेक्चर को अब एक बार आपने सुनना है, पीछे वाली चीज़ों के साथ पिछले लेक्चर से इसको जोड़ना है, पूरे के पूरे प्रोसेस का एक पिक्चर आपके माइंड में होगा। दैट्स ऑल फॉर ट्रांसक्रिप्शन।